हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राज। और फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टेस्टी पिस्टी पेपर में। दोस्तों, आज जो वीडियो है वो पीजीटी क्वेश्चन के ऊपर है, क्योंकि आप लोग का जो पेपर है वो 1 फरवरी को होने वाला है, पीजीटी वाला। तो पीजीटी 2010 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या हो पाता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पिछले पिछले 10 साल का टीजीटी और पीजीटी का पेपर अगर आप लोगों के पास है तो मुझको, मेरी ईमेल आईडी है hot2016raj@gmail.com, तो उसमें मेल कर दें। और यदि आप लोग के पास पेपर है तो फ़ोटो खींच के भी आप लोग मेल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पेपर नहीं मिल रहे हैं, और पेपर अगर नहीं मिलेंगे तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अगर किसी के पास भी ओल्ड पेपर्स हैं टीजीटी पीजीटी के 10 साल के, तो आप लोग मुझे मेल कर दें, तो आगे वीडियो बन पाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट द वर्ड्स आर फ्रॉम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विद दिस की, यानी कि यहाँ पे सोनेट की बात हो रही है कि इस चाबी से विलियम शेक्सपियर ने अपना जो दिल था वो उसको अनलॉक किया, और उनके मन में जो भाव उठ रहे थे, वो जो भी कहना चाह रहे थे, उनके मन में जो भी बात थी, उन्होंने उसको व्यक्त किया सोनेट के द्वारा। सोनेट सोनेट जो होती है वो 14 पंक्तियों की कविता होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि ये लाइन किसने कही है। ठीक है, तो ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन कही थी। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी है, उसमें ये लाइन आती है। ठीक है, यहाँ पे ये बात कही गई है, इन्होंने कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स के द्वारा, कविताओं के द्वारा, अपने मनोभावों को, उनके मन में क्या था, वो क्या करना चाहते थे, उसको व्यक्त किया है, उसको एक्सप्रेस किया है। तो ये देखिए, ये मैंने येलो रंग से कर दिया है। इस पोयम का नाम था स्कॉर्न नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्राउंड। स्कॉर्न नॉट द सोनेट, यानी कि इस सोनेट की बुराई मत करो, उसकी निंदा मत करो, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये रेड कलर से मैंने इसको कर दिया है, रेड कलर में। तो क्या कहते हैं, ये इसमें पूरी पोएम है। ठीक है, ये इसमें पूरी पोएम है। और शेक्सपियर ने कुल मिला के 154 सॉनेट्स लिखी थी, और 37 उन्होंने प्लेज लिखे थे। ठीक है, कुल मिला के ये भी आप लोग करते रहिए, क्योंकि कई बार सवाल पूछ लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द राइमिंग ऑफ वॉवल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नोन एज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एसोनेंस। इसको एसोनेंस कहते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बात, प्रश्न पूछा जा रहा है कि बार जो वॉवेल यानी कि स्वर रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको एसोनेंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्वर साम्य। ठीक है, इसका हिंदी का शाब्दिक अर्थ है स्वर साम्य, स्वरों की एकता। इसमें क्या होता है एसोनेंस में कि वॉवेल यानी कि स्वर रिपीट करते हैं, परंतु जो वर्ड होता है उसका पहला अक्षर सेम नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मेन सेल। ठीक है, तो इसमें ई वाला जो वॉवेल है, स्वर है, वो रिपीट कर रहा है, ई और ई। ठीक है, ये रिपीट कर रहा है, परंतु यहाँ पे मैन लिखा है, यहाँ पे जो वर्ड है उसकी शुरुआत मैन से, एम से हो रही है, और दूसरे वर्ड की शुरुआत एस से हो रही है। और ई ई वेडिंग बेल्स, तो इसको ही बोलते हैं एसोनेंस। और ये देखिए, कॉमन एसोनेंस एग्जाम्पल, वी लाइट फायर। अब इसमें आई और आई रिपीट कर रहा है, परंतु इसमें पहला वर्ड है उसका शुरुआत एल से हो रही है, और दूसरे की शुरुआत एफ से हो रही है। इसी तरह बाकी एग्जाम्पल भी हैं, गो एंड मो द लॉन। तो ओ इसमें रिपीट कर रहा है, यानी कि स्वर वॉवेल रिपीट कर रहा है, परंतु जो दूसरा वर्ड है उसकी शुरुआत दूसरे अल्फ़ाबेट से हुई है, दूसरे कॉन्सोनेंट से हुई है। इसी तरह इंजीनियरिंग हेल्ड द स्टीयरिंग, ई रिपीट कर रहा है, परंतु ये वर्ड शुरू हो रहा है ई से और ये शुरू हो रहा है एस से, तो इसको ही बोलते हैं एसोनेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। तो रेड टेप माने क्या होता है। रेड टेप का मतलब होता है लाल फीताशाही, दफ्तरशाही। परंतु हमें इससे मतलब से कुछ नहीं पता करना है, हमें फिगर ऑफ स्पीच पता करनी है इसमें क्या है। तो इसका सही जवाब है मेटोनिमी। ठीक है, मेटोनिमी में क्या होता है कि जो वर्ड यूज़, जिसका अर्थ होता है वो यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह कुछ और यूज़ करते हैं। देखिए, तो रेड टेप का मीनिंग क्या होता है, लाल फीताशाही, दफ्तरशाही।
जो इसका पूरा शाब्दिक क्या अर्थ है, नीडलेसली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, रूटीन जो होता है और टाइम कंज्यूमिंग ब्यूरोक्रेसी होती है और ऑफिशियल फॉर्म्स एंड रूटीन्स। लाल फीता शाही इसको कहते हैं कि एक फ़ाइल पहले बाबू के पास जाएगी, बाबू उसे रिसीव करेगा, फिर वो अपने साहब को देगा, फिर और अपने साहब को देगा, फिर जो डायरेक्टर होंगे उनको दी जाएगी। तो इसको ही बोलते हैं लाल फीता शाही। तो यहाँ पे हमें जो पता करना है फिगर ऑफ स्पीच, तो इसको ये क्या है, मेटोनिमी। मेटोनिमी में क्या होता है, किस तरह वर्ड यूज होता है, देखिए ये पहला एग्जाम्पल देखिए। इंग्लैंड डिसाइड्स टू कीप चेक ऑन इमिग्रेशन। इंग्लैंड ने फैसला किया है कि वो आव्रजन नीति पर नियंत्रण रखेगा। तो यहाँ पे इंग्लैंड से तात्पर्य उसकी सरकार से है, ठीक है। पर इन्होंने इंग्लैंड गवर्नमेंट नहीं कहा है, इन्होंने यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि इंग्लैंड्स गवर्नमेंट डिसाइड्स टू कीप चेक ऑन इमिग्रेशन, सिर्फ इंग्लैंड कह दिया है और वो उससे वो पता चल जाता है कि वो सरकार की बात हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, द पेन इज़ माइटियर देन द सॉर्ड, ठीक है। तलवार से अधिक शक्तिशाली एक कलम होती है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि एक पेन जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है तलवार से। इसका अर्थ ये होता है, इसके अंदर अर्थ क्या छिपा हुआ है कि जो शब्द होते हैं, लिखा हुआ कुछ होता है, वो मिलिट्री से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कहने की कोशिश है। तो इसको ही बोलते हैं, जो इस तरह का यूसेज होता है उसको ही बोलते हैं मेटोनिमी। मेटोनिमी के अंदर अर्थ छुपा होता है। जैसे यही एग्जाम्पल, द पेन इज़ माइटियर दैन द सॉर्ड। वास्तविकता में, हकीकत में कोई पेन तलवार से महान या शक्तिशाली नहीं हो सकता है, परंतु यहाँ पे बात हो रही है ज्ञान की, शिक्षा की। लिखा हुआ कुछ वर्ड होता है वो मिलिट्री से भी अधिक बड़ा होता है। अब यार एग्जाम्पल देखिए, लेट मी गिव यू ए हैंड, मुझे आपको हाथ देने दो। तो यहाँ पे हाथ देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मदद की। तो अर्थ छिपा हुआ होता है उसके अंदर, उसको ही बोलते हैं मेटोनिमी। जो कहते हैं उसके अंदर कुछ और अर्थ छिपा होता है। तो ये आशा है कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लग फ्रॉम द मेमोरी ए रूटेड सॉरो। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी याददाश्त में से कोई दुख है उसको मतलब कि प्लग कर दो, उसको तोड़ के फेंक दो। यानी कि इसका क्या अर्थ है कि आपकी यादों में अगर कोई बुरी याद है तो उसको भूल जाओ और सिर्फ अच्छा अच्छा ही याद रखो। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन दिया है पहला सिमली। सिमली इसमें नहीं होगा क्योंकि सिमली में एज का इस्तेमाल होता है और लाइक का इस्तेमाल होता है, इसलिए सिमली यहाँ पे नहीं होगा। और सी वाला ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन भी नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीमोरोन में कोई ध्वनि होती है, ठीक है। ध्वनि सूचक शब्द होता है, उसको ऑक्सीमोरोन कहते हैं। जैसे बार्किंग, जैसे डॉग बार्क्स इन द नाइट, ठीक है, जो कुत्ते हैं वो रात में भौंकते हैं। तो इस तरह की जो आवाज़ होती है ध्वनि सूचक, उसको ऑक्सीमोरोन कहते हैं। हाइपरबोल में किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, दो चीज़ों की तुलना की जाती है और इसके अंदर भी अर्थ छिपा होता है। और इसमें लिखा है ए थिंग रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव और ए सिम्बॉलिक ऑफ समथिंग एल्स। छायावाद, ठीक है, छायावाद इसमें दिखाई देता है, मतलब उसके अंदर दो चीज़ों की तुलना की जाती है और उसके अंदर छायावाद होता है, वो सिम्बॉलिक होता है, वो दूसरे चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, कॉमन स्पीच एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। माई ब्रदर वाज बॉइलिंग मैड। जो मेरा भाई था वो इतना तक गुस्साया हुआ था कि जैसे लग रहा था कि वो उबल रहा है। तो किसी का भाई वास्तव में नहीं बॉयल कर सकता है, ठीक है। पर जब ये कोई बात बोलेगा, जब इस तरह कोई सेंटेंस आएगा कि माई ब्रदर वाज बॉइलिंग मैड, तो सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाएगा कि वो जो उसका भाई है वो बहुत ज़्यादा गुस्साया हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट ही वाज टू एंग्री, कि बहुत ज़्यादा गुस्साया हुआ है। तो ये बात वहाँ से मालूम पड़ जाती है। हर वॉइस इज़ म्यूजिक टू हिज ईयर्स। अगर इस तरह का सेंटेंस है, हर वॉइस इज़ म्यूजिक टू द ईयर्स, तो इससे ये पता चलता है कि उसकी आवाज़ जो थी बहुत ही कर्णप्रिय थी, बहुत ही सुकून पहुंचाने वाली थी और संगीत की तरह थी। तो इस तरह की
जब तुलना करते हैं दो दो चीज़ों के बीच में, तो उसको बोलते हैं मेटाफर। ठीक है। हिज किसेस आर लाइक रोजेस, उसके चुंबन जो थे वे गुलाब के फूल की तरह थे। तो ये बिल्कुल मेटाफर हो गया ये। ठीक है। दो दो चीज़ की तुलना हुई है यहाँ पे किसेस की तुलना रोजेस से हुई है, दो चीज़ की तुलना हुई है, तो ये हो गया। ही मैरिड हर टू हैव ए ट्रॉफी वाइफ, उसने उससे शादी इसलिए की है सिर्फ दिखाने के लिए कि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है या बहुत पैसे वाली है। ट्रॉफी वाइफ माने होता है कि सिर्फ दिखावे के लिए शादी करना। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, जो हंसी होती है वो सबसे अच्छी दवा होती है। तो इस तरह की के जो सेंटेंस होते हैं उसको ही मेटाफर बोलते हैं, उसको ही रूपक अलंकार बोलते हैं। ठीक है। वर्ड्स आर डैगर व्हेन स्पोकन इन एंगर, शब्द जो होते हैं वे चाकू की तरह साबित होते हैं जब गुस्से में बोले जाते हैं, ये भी मेटाफर है। हिज वर्ड्स आर पर्ल्स ऑफ विजडम, और उसके बोले हुए शब्द जो थे वो बुद्धिमत्ता के मोती के समान है। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि वो जो भी बोलता है बहुत ही वो उसमें ज्ञान की बातें होती हैं, बहुत ही अच्छा बोलता है, उसमें ज्ञान की बातें होती हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इन, निम्न में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द होली टाइम इज़ क्वाइट एज ए नन, होली टाइम यानी कि जो पवित्र समय होता है वह उसी तरह शांत होता है जैसे कि नन, यानी कि जो चर्च में जो नन होती हैं, साध्वी जो होती हैं, उस तरह होता है। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे लिखा है मेटाफर, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली। तो हाइपरबोल है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हाइपरबोल को पहचानना बहुत आसान है, इसमें बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। और जो पर्सोनिफिकेशन, हाँ ये पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में किसी निर्जीव चीज़ को सजीव दिखाते हैं। तो यहाँ पे टाइम जो है, समय है, वो टाइम को यहाँ पे लाइव दिखाया गया है कि टाइम जीवित है। यहाँ पे इस तरह दिखाया गया है टाइम को कि उसके अंदर जान है, सजीव है, और वो किस तरह पेश आ रहा है। एक शांतिपूर्वक या एक पवित्र समय जो होता है वो एक साध्वी की तरह शांत होता है। तो निर्जीव वस्तु को सजीव दिखाया गया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। इस तरह इसको पहचान लेंगे बहुत आराम से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द वर्ड टेरन मीन्स, टेरन माने होता है भूभाग, इलाका। ठीक है। तो यहाँ पे टेरेस माने होता है छत, ट्रेन माने होता है रेल, टोरेंशियल लैंड इसका कुछ और होता होगा, इसका मैंने नहीं पता है। तो सही जवाब है ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यानी कि कोई बहुत विस्तृत जमीन है उसका एक भूभाग। ठीक है। तो टेरन का अर्थ क्या होता है, इलाका, क्षेत्र, प्रदेश, भूभाग और मैदान, स्थान, ये इसका मीनिंग होता है टेरन का। और इसको अगले जैसे इसका यूसेज क्या होगा, द कार हैंडल्स पार्टिकुलरली वेल ऑन रफ टेरेन, जो कार है वो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर, भूभाग पर भी चल सकती है, इतनी उसके अंदर विशेषता है। ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डी यूजेस इन। क्रॉस कैजुअलिटी और डाइसिंग टाइम, ये मुहावरों का इस्तेमाल इन्होंने कहाँ किया है, तो सही जवाब है डी, ए मीटिंग विद डिस्पेयर। इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया है और ये इनकी पोयम है। डिस्पेयर माने होता है कि बिल्कुल टूटा हुआ, जहाँ पे कोई इच्छा नहीं है, बहुत ही ग्लूमी जिसका मूड है। ठीक है। बहुत ही ग्लूमी है, तो उसको बोलते हैं डिस्पेयर। ए मीटिंग विद डिस्पेयर थॉमस हार्डी की पोयम है, इसमें ही इन्होंने ये इस्तेमाल किया है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8। हु इज़ द ऑथर ऑफ समर इन कैलकाटा। समर इन कैलकाटा, तो किसने लिखा है, तो सही जवाब है कमला दास। कमला दास ने लिखी है पोएम ये आपको दिखाते हैं। ये कमला दास हैं, इंडियन पोएट हैं, और आपके कोर्स में ये हैं, कमला दास की पोइट्री है। ठीक है। इसको विस्तार से कभी पढ़ेंगे। और समर इन कैलकाटा जो इनकी पोएम है उसका ये बुक कवर। ये जो पोएम है इन्होंने अपने दुख दर्दों के बारे में बताया है कि कौन से इनको दुख थे, कौन सी इनकी पीड़ा थी। ठीक है। तो ये इसके बारे में है, अभी विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं अभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्पॉट द एरर्स बाय आइडेंटिफाइंग द नंबर पोजीशन। इसमें बताना है कि कहाँ पे एरर है, कहाँ गलती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़
इज़ ए वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक्चुअल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहले ही वेरी लगा दिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। तो वेरी यहाँ पे लगा दिया गया है, तो एक्चुअल यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मार्क द पार्ट विच कंटेंस एन एरर। इसमें बताना है कि कहाँ पे गलती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कज़न सिस्टर, ठीक है। तो ये बी वाले में सिस्टर का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जब हम कज़िन का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिस्टर ब्रदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि कज़िन का मतलब ही होता है कि सिस्टर ब्रदर ही मतलब होता है उसका, ठीक है। आपके चाचा के लड़के या आपके चाचा के जो बच्चे होते हैं वे आपके कज़न लगेंगे, ठीक है। सगा वाला छोड़ के जो भी रिश्ते होते हैं, चाचा के, बुआ के, मौसा के, मौसी के, जो लड़के या लड़कियां होती हैं वे आपके कज़न लगते हैं। तो सिस्टर्स एंड ब्रदर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे होगा टू सी माई कज़न बस, हु हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी, बस, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। दोस्तों, आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, और जो भी विज्ञापन आते हैं तो उसकी वेबसाइट पे आप लोग कम से कम 2 बार क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आधे घंटे का ये वीडियो होगा, तो कम से कम 2 बार आप लोग विज्ञापन की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ही मोनेटाइज होता है, और उसके बाद ही जो वीडियो होता है वो रैंक करता है और ऊपर जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसको एक बार वो कर दें क्लिक। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। काउंट ग्रेफी इज़ ए कैरेक्टर इन हेमिंग्वेज। काउंट ग्रेफी के नाम से कौन सा किरदार है हेमिंगवे के उसमें क्या कहते हैं, कौन सी रचना में? तो सही जवाब है सी, ए फेयरवेल टू आर्म्स। ये इनका नावल है, ए फेयरवेल टू आर्म्स, उसमें ही ये किरदार है काउंट ग्रेफी। ये देखिए आपको बता रहे हैं, काउंट ग्रेफी ए स्प्राई 94 ईयर ओल्ड नोबल मैन, और ये नोबल मैन है जो कि 94 ईयर्स का है। द काउंट रिप्रेजेंट ए मोर मैच्योर वर्जन ऑफ हेनरीज कैरेक्टर एंड हेमिंगवेज मैस्कुलिन आइडियल। और जो इनके नावल होते थे अर्नेस्ट हेमिंगवे के, उसमें पुरुषों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ही लिव्स लाइफ टू द फुलेस्ट एंड थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। और जो ये पात्र है काउंट ग्रेफी, ये क्या करता है, ये अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहा है, और क्या कहते हैं, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। दो द काउंट डिसमिसेज द लेबल वाइज। और जो हेनरी क्लियरली वैल्यूज हिज थॉट्स एंड सीज हिम एज ए सॉर्ट ऑफ फादर फिगर, ठीक है। जो उसमें ये वाला पात्र है वो क्या कहते हैं, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, परंतु यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वाइज होने का जो उसका लेबल है वो डिसमिस कर देता है, यानी कुछ ऐसा वो काम करता है जो कि मूर्खता से भरा होता है, ठीक है। तो वाइज नहीं होता है वो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एसाइड क्या होता है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, इज़ ए शॉर्ट स्पीच नॉट सपोज टू बी हर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज ऑफ द ऑडियंस। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा सोलिलोक्वी, जो आत्मकथन होता है, मोनोलॉग, जब नाटक चल रहा होता है तो उसमें कई बार दिखाते हैं कि जैसे मैकबेथ में भी शायद है, हाँ मैकबेथ में भी मोनोलॉग है, जब किरदार कुछ बातें पब्लिक के सामने, स्टेज के सामने करता है, खुद ही करता है, तो उसको ही बोलते हैं मोनोलॉग। इसको बोलते हैं स्वकथन या आत्मकथन, ठीक है। परंतु जो एसाइड में और मोनोलॉग में क्या अंतर है कि मोनोलॉग बहुत ही लंबा होता है और एसाइड जो होता है बहुत ही छोटा होता है। और जब ये नाटक में एसाइड आता है तो मतलब जो किरदार होता है वो अपने आप से बात करता है बहुत ही धीमे धीमे फुसफुसाते हुए, ठीक है। वो ये सोचता है कि कोई उसे नहीं सुन रहा है, परंतु जो दर्शक होते हैं वे उसकी बात को सुन सकते हैं, ठीक है। ये मनोरंजन के लिए डालते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स। लिंगुआ फ्रैंका माने क्या होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल उसको ही बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका। और इसका इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि
जैसे दो लोग हैं तो दोनों लोगों की भाषा का इस्तेमाल वहाँ पे ना हो और तीसरी भाषा का इस्तेमाल हो जाए, उसको ही बोलते हैं लिंग्वा फ्रैंका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश इज़ लिंग्वा फ्रैंका इन जापान। जैसे जापान में अगर कोई कोई जाता है, कोई कोई विदेशी जाता है, तो वहाँ पे उसको जापानी नहीं आती है, और जो उसके देश की भाषा है, जैसे हम इंडियन की बात करें, ठीक है, इंडिया वाला अगर जापान जाएगा तो वहाँ पे हिंदी नहीं चलती है, और इंडिया वाले को जापानी भी नहीं आती है, तो इंग्लिश के द्वारा वो दूसरों से बात करेगा, तो उसको ही बोलेंगे लिंग्वा फ्रैंका, मतलब कॉमन लैंग्वेज, जो कि कॉमन लैंग्वेज वहाँ चल रही हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नो सूनर फॉर एज सून एज। अब इस सेंटेंस में जहाँ पे एज सून एज लगा है, वहाँ पे क्या लगाना है, नो सूनर। नो सूनर का इस्तेमाल करना है, और जो आपको कौन सा सेंटेंस सही करना है, ये वाला। एज सून एज शी केम होम शी वांटेड टू नो द वाट अबाउट्स ऑफ हर सर्वेंट। जैसे ही वह घर आई तो वो जानना चाहती थी कि कौन सा नौकर क्या कर रहा है। वाट अबाउट्स माने होता है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उसके बारे में पता लगाने को ही वाट आउट्स कहते हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल करना है नो सूनर। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही रहेगा। नो सूनर डिड शी कम होम देन शी वांटेड टू। अब देखिए, नो सूनर का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो कम केम, यहाँ पे केम आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और सी वाला एक बार देख लेते हैं। नो सूनर, तो यहाँ पे हैड का इस्तेमाल होगा या डिड का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, तो सी वाला भी नहीं होगा। नो सूनर डिड शी कम होम, अब यहाँ पे देन का इस्तेमाल होना चाहिए था, यहाँ पे जिस जगह ये मेरा पॉइंटर है, तो यहाँ पे डी वाला भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नो सूनर डिड शी कम होम देन, यहाँ पे देन का इस्तेमाल हुआ है। शी वांटेड टू नो द वाट अबाउट्स ऑफ हर सर्वेंट। जैसे ही वह घर लौट के आई तो वह जानना चाहती थी कि कौन सा नौकर कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको और विस्तार से बताते हैं। जब इसका इस्तेमाल करते हैं नो सूनर, तो इसका एक मीनिंग ये भी आता है, ही था। वह क्या कहते हैं, ही था भी आता है मीनिंग, और जैसे ही ये भी इसका मीनिंग आता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे कम। जैसे ही मैं पहुंचा था कि वे आ गए। ठीक है, इस तरह ये भी बोल सकते हैं। और ही था का भी इसमें भाव आता है कि मैं पहुंचा ही था कि वे आ गए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। नो सूनर में दो अर्थ प्रकट होते हैं, जैसे ही था और जैसे ही। मैं जैसे ही पहुंचा वे आ गए, ये भी सही है, और मैं पहुंचा ही था कि वे आ गए, तो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, ये हो गया। नो सूनर हैड आई कॉल्ड राम देन ही मैसेज्ड मी। जैसे ही मैंने राम को फ़ोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। ठीक है, इस तरह भी हो जाएगा, इसका इस तरह भी आ जाएगा। और क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने राम को फ़ोन किया उसका मैसेज आ गया, तो ये भी आ जाएगा। तो राम को मैंने फ़ोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। अब इसका रूल क्या है, नो सूनर का जब इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे हेड लगाएंगे, ऊपर डिड लगा है, डिड का भी इस्तेमाल हो सकता है, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसलिए कम केम कम, वो ऊपर बी में कम है, वो वही, इसीलिए उसका हमने चुनाव किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्टिव है, फिर देन लगाना भी बहुत आवश्यक है, और सेंटेंस। ठीक है, तो आप लोग का ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। फ्री वर्स इज़ ए पोइट्री। तो फ्रेंड्स, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। फ्री वर्स में कोई भी मीटर नहीं होता है, कोई रेगुलर उसमें मीटर नहीं होता है, रिदम नहीं होता है। ठीक है, उसमें तुकबंदी नहीं होती है, उसको ही बोलते हैं फ्री वर्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। उसमें कोई भी मीटर नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक ये क्या कहते हैं, एक अनसीन है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब भी आप लोग अनसीन करना, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद ही करना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ओपिनियंस ऑफ द टाउनमैनशिप अबाउट द माउंटेन बिफोर द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी से पहले टाउनमैन्स, इसमें यहाँ कह रहे हैं कि मैदानों में जो लोग रहते थे, यानी कि टाउन में जो लोग मैन रहते थे, उनके बारे में लोगों के क्या विचार थे।
ठीक है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पूछ रहे हैं 18th सेंचुरी में जो सॉरी यहाँ पूछ रहे हैं कि टाउन मैन, यानी कि जो शहरों में जो लोग रहते थे, वे पहाड़ों के बारे में क्या सोचते थे 18th सेंचुरी से पहले। यहाँ बिफोर लिखा है, तो अब हम ये पढ़ेंगे पैराग्राफ। ये देखिए, इट वाज ओनली इन द 18th सेंचुरी दैट पीपल इन यूरोप बिगन टू थिंक दैट माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल। सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं कि 18th सेंचुरी में लोग क्या सोचते थे कि पहाड़ जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बिफोर दैट टाइम दे वर फियर्ड बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्लेन। और क्या कहते हैं, उससे पहले लोग सोचते थे कि जो मैदानों में जो लोग रहते हैं वे बहुत ही खतरनाक होते हैं। दे वर फियर्ड मतलब लोग डरते थे मैदानों में रहने वाले लोगों से, एंड स्पेशली बाय द टाउन मैंस। मैदानी भागों में, शहरों में जो लोग रहते हैं उनसे डरते थे। टू हुम दे वर वाइल्ड डेंजरस प्लेस इन विच वन वाज लॉस्ट और किल्ड बाय टेरेबल एनिमल्स। तो लोगों की ये धारणा थी कि जो मैदानों में जो लोग रहते हैं वो वाइल्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वाइल्ड डेंजरस प्लेसेस इन विच वन वाज लॉस्ट एंड किल्ड बाय टेरेबल एनिमल्स, जहाँ पे लोगों की हत्या हो सकती है खूंखार जानवरों के द्वारा। ये धारणा थी लोगों के मन में, ठीक है। अब हम फिर अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि 18th सेंचुरी से पहले क्या धारणा थी। तो दे वर वाइल्ड, ठीक है, पैराग्राफ में हमको दिखाई दे रहा है वाइल्ड, और देयर वर डेंजरस प्लेसेस, कि मैदानी भाग खतरनाक होते हैं और वे जंगली होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग जंगली होते हैं, वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ एंड ए एंड बी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच नेचुरल ऑब्जेक्ट मेड लेक डिस्ट्रिक्ट ए पॉपुलर प्लेस फॉर ए हॉलीडे। लेक डिस्ट्रिक्ट जिस जगह के बारे में बताया गया है, तो वो क्यों एक प्रसिद्ध हॉलीडे मतलब कि एक प्रसिद्ध स्थान बन गया था जहाँ पर लोग अपनी छुट्टियाँ आकर बिताते थे। तो अब इसका जवाब देखते हैं। ये कहाँ पे बनता है। स्लोली हाउ एवर मैनी ऑफ द पीपल हु वर लिविंग comfortably in his town civilization began to grow tired of it। ठीक है। places victory of the man। ये देखिए यहाँ पे लिखा है लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि शुरू में क्या था, क्या कहते हैं, जो लोग थे वो मैदानों में जल्दी आते नहीं थे, परंतु बाद में वे आने लगे। वाइल्ड रॉक्स एंड हाई माउंटेन बिगन टू टेक देयर प्लेसेस इन द पोएम्स एंड नॉवेल्स। और धीरे धीरे क्या हुआ कि क्या कहते हैं, जो पहाड़ थे, पर्वत थे, और क्या कहते हैं वाइल्ड रॉक्स, यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ थे, पहाड़, पत्थर और चट्टानें थीं, वे क्या कहते हैं, वे पोएम्स में आने लगी और नॉवेल्स में आने लगी, कहानियों में उनके बारे में लिखने लगे। एंड लेक डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में ये पड़ता है एक जगह है लेक डिस्ट्रिक्ट। विद इट्स माउंटेन एंड लेक्स बिकम ए पॉपुलर प्लेस फॉर ए हॉलीडे। और धीमे धीमे जो लेक डिस्ट्रिक्ट जगह थी वो एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान हो गया जहाँ पे लोग आके छुट्टियाँ बिताते थे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ सवाल पूछा गया है कि विच नेचुरल ऑब्जेक्ट मेड लेक डिस्ट्रिक्ट ए पॉपुलर प्लेस फॉर ए हॉलीडे। यहाँ पूछ रहे हैं कि किस कारण जो लेक डिस्ट्रिक्ट था वो प्रसिद्ध हो गया। तो वहाँ पे माउंटेन्स थी, वहाँ पे पहाड़ थे, और वहाँ पे लेक्स थी। लेक्स माने वहाँ पे झील थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पहाड़ और जो झीलें थीं वो धीमे धीमे उसकी वजह से लोग वहाँ पे आने लगे और छुट्टियाँ बिताने लगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाउ इज़ माउंटेन क्लाइंबिंग डिस्क्राइब्ड। जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, क्या कहते हैं, पर्वतारोहण, वो किस तरह उसकी व्याख्या की गई है पैराग्राफ में। तो ये देखिए, देन माउंटेन क्लाइंबिंग बिगन टू ग्रो पॉपुलर एज ए गेम। और धीमे धीमे क्या हुआ कि जो पर्वतारोहण जो था वो एक खेल के रूप में प्रसिद्ध हो गया।
To some people, there is something enormously attractive सेटिंग आउट टू कॉन्क्वर ए माउंटेन। तो क्या कहते हैं, जो जो लोग थे उनको ये बहुत ही आकर्षक लगता था कि पहाड़ों पे चढ़ना, वो क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही उसमें उसमें आकर्षण लगता था। ए स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर इज़ फाइनर देन ए बैटल अगेंस्ट अदर ह्यूमन बींग। यहाँ पे कह रहे हैं कि युद्ध लड़ने से अच्छा है कि किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ें और उसे जीत लें, और उस समय जो खुशी प्राप्त होती है वो खुशी बहुत अच्छी होती है। वो जो खुशी होती है बहुत अच्छी होती है, बजाय वो वाली खुशी की कि जब जब युद्ध होता है उसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं, उसके बाद भी विजय प्राप्त होती है पर उसमें खुशी नहीं होती है, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों की हत्या होती है, बहुत से लोगों का खून बहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि जो 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 मनुष्य था वो धीमे धीमे पहाड़ों के प्रति बहुत आकर्षित हो गया, और माउंटेन क्लाइंबिंग मतलब कि पहाड़ों पर चढ़ना, पर्वतारोहण एक खेल के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि हाउ इज माउंटेन क्लाइंबिंग डिस्क्राइब्ड। पर्वतारोहण को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? पॉपुलर, तो बिल्कुल सही है कि पॉपुलर हो गया है, मतलब प्रसिद्ध हो गया। और ऑप्शन नंबर बी एनॉर्मसली अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ही आकर्षण की चीज़ हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ ए एंड बी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी। और पॉपुलर, देखिए यहाँ पे पॉपुलर का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये वर्ड आया है पॉपुलर, ऐसे गेम खेल के रूप में प्रसिद्ध हो गया, तो ए वाला और बी दोनों सही है, तो सी वाला सही हो जाएगा बिल्कुल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। हाउ डज वन फील अबाउट क्लाइंबिंग द माउंटेन। और जब कोई पहाड़ पे चढ़ता था और विजय प्राप्त करता था तो उसे किस तरह की फीलिंग आती थी, किस तरह का एहसास होता था। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल आखिरी में लिखा है कि एंड व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ जायंट माउंटेन व्हाट सेटिस्फैक्टरी इट इज़ टू बी एबल टू लुक डाउन ओवर एवरीथिंग विद इन साइट। जो जब लोग पहाड़ पे चढ़ते थे तो वो बहुत दूर तक देख सकते थे और उनको बहुत ही अच्छा लगता था। एट सच टाइम्स यू फील नोबलर एंड प्योरर देन यू कैन एवर फील डाउन बिलो। तो उस समय कैसी फीलिंग आती थी? नोबलर, कि मैं तो बहुत महान हो गया हूँ, ठीक है, एंड प्योरर, कि मुझसे तो कोई ग्रेट नहीं है, मैं बहुत ही प्योर, माने तो होता है शुद्ध, ठीक है, तो वहीं से उन्होंने लिया है प्योरर, हो सकता है ऐसा कुछ और मीनिंग होता हो। तो यहाँ पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता था, चोटी पे पहुँचता था, तो उसको बड़ा ही अच्छा सुखद एहसास होता था, नोबलर, बहुत ही उसको अच्छा महसूस होता था। अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पे नोबलर है, यहाँ प्योरर है, दोनों ऑप्शन है, और सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पर जितना आसान इन्होंने यहाँ दे दिया है उतना आसान आएगा नहीं, ठीक है, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल इन्होंने पूरा बता दिया है, जो वर्ड थे वो भी मैच कर रहे हैं, पर इतना आसान नहीं आता है। सीटेट का पेपर आप लोगों ने दिया होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसमें अर्थ उसका छिपा हुआ होता है, ठीक है, जो अनसीन में पैराग्राफ का मीनिंग आपको समझना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया है। अगले आप लोग को देखना चाहें तो इसको, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखना चाहें तो इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये हुआ 17। अगला आप लोग 17 देखना चाहें तो इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और अब ये हो गया 18, ठीक है, ये 18 वाला भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन। और अब ये हो गया 19, ये मैंने दूसरे पेज में इसका वो किया था क्योंकि बताने के लिए, ठीक है, ये 19 हो गया, और अब 19 तक हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। चेंजिंग द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, व्हाट चेंजेस रिक्वायर्ड इन द वर्ब ईट। यहाँ पर ये सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। आई नेवर ईट फिश, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ठीक है, मैं कभी भी मछली नहीं खाता हूँ, उसने कहा। तो जो इसका बनेगा इनडायरेक्ट बनेगा, क्या बनेगा? ही एक्सप्लेन दैट ही नेवर एट फिश। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है उसको जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है, और जब पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ईट, एट, ईटन। तो दूसरी फॉर्म जो आती है एट आती है, तो एट का इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये हो गया। और दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और कुछ कमेंट करना चाहें तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, कुछ भी कमेंट करना चाहें, कोई सवाल का जवाब सही नहीं है या कुछ भी आप लोग कहना चाहें, कुछ और आपको अच्छा इसमें पता चल रहा है
तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग इस घंटी के बटन को दबाएं और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट। इसमें भी इनडायरेक्ट बताना है। तो इसमें सेंटेंस है आई हैव बॉट ए हाउस ही सेड। उसने कहा कि मैंने घर खरीद लिया है। तो हैव बॉट यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, हैव लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो ही सेड दैट ही हैड बॉट ए हाउस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, हैव का हैड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हैव का हैड हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। द एंटोनेम ऑफ इनडिस्क्रिशन इज। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले पता करते हैं इसका मीनिंग। इनडिस्क्रिशन का अर्थ होता है मूर्खता, बुद्धिहीनता, कोई भी ऐसा काम जो बिना बुद्धि के किया गया हो। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं इनडिस्क्रिशन। तो इसका जो अपोजिट होता है वो होता है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन माने क्या होता है, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, बुक में दिया था पर ये गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा सरकमस्पेक्शन हो जाएगा। सरकमस्पेक्शन माने होता है सावधानी पूर्वक, ये इसका मीनिंग होता है सावधानी पूर्वक। ये देखिए एंटोनिम फॉर डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन माने होता है कि लापरवाही के साथ कोई काम करना, बिना बुद्धि के साथ काम करना, बिना सोचे समझे काम करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जजमेंट, करेक्शन, सीरियसनेस माने गंभीरता पूर्वक काम करना, थॉटफुलनेस विचार पूर्वक काम करना, बुद्धिमत्ता के साथ काम करना, और केयर यानी कि सावधानी पूर्वक काम करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो सरकमस्पेक्शन का मीनिंग भी क्या होता है, समझदारी के साथ काम करना, सावधानी, एहतियात, सावधान होकर, चौकसी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। द सिनोनिम फॉर ए इनएक्सोरेबल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इनएक्सोरेबल माने होता है बिना रुके। सबसे पहला अनवरत है, पर इसको आप काउंट मत करिए, ये जो अनवरत है इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो इसका दूसरा मीनिंग होगा कठोर, निर्दयी, मतलब जो बिल्कुल रफ हो, कठोर हो, निर्दयी हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया ना हो, उसको ही बोलते हैं इनएक्सोरेबल। अब इस यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है, इसका पर्यायवाची पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, रिलेंटलेस। इसका मीनिंग भी यही होता है, कठोर, निर्दयी, जिसके अंदर कोई दया ना हो। तो ये पहला वाला हम हटा रहे हैं, अनवरत नहीं होगा यहाँ पे। अनवरत माने तो होता है बिना रुके। तो दयाहीन, ठीक है, कठोर, दयाहीन, निर्दयी, निर्मम, जिसके अंदर कोई भी करुणा ना हो, दया ना हो, उसको ही बोलते हैं, उसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द फेमिनिन फॉर्म ऑफ कोल्ट। फेमिनिन फॉर्म लिखना है कोल्ट का। कोल्ट माने क्या होता है, घोड़े का जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है। ठीक है, जो बछड़ा होता है उसको ही कोल्ट बोलते हैं। तो अब ये देखिए, तो यहाँ पे इसका फेमिनिन बताना है, तो कोल्ट का हो जाएगा यहाँ पे फिली। फिली का अर्थ होता है घोड़े की बछिया, जो छोटी बछिया जो होते हैं, जो पैदा हुए होते हैं, नवजात, उसको ही बोलेंगे फिली। और ईव का क्या मीनिंग होता है, ईव का मीनिंग होता है भेड़। ठीक है, और हॉर्स का तो घोड़ा आप लोगों को पता ही है, और मेयर का होता है घोड़ी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा फिली। फिली को क्या बोलते हैं, घोड़े की जो बछिया होती है उसको ही फिली बोलते हैं। और कोल्ट को क्या बोलते हैं, घोड़े का जो बछड़ा होता है। ये हो गया। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने में ही खोया रहता है, जो अपने ही विचारों में खोया रहता है, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो दूसरे बातों में या दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे क्या बोलते हैं। तो सही जवाब है रिक्लूस। रिक्लूस माने होता है एकांतवासी, जिसको एकांत में रहना पसंद हो, जिसको लोगों से मिलना जुलना पसंद ना हो। ठीक है, सेल्फिश माने होता है स्वार्थी, जो कि नहीं होगा। लोनली माने होता है अकेला, तो ये भी नहीं होगा। अनसोशल माने असामाजिक, ये भी सही जवाब नहीं है। तो सही जवाब है रिक्लूस। देखिए रिक्लूस से कितने मीनिंग है। रिक्लूस माने होता है सन्यासी, एकांतवासी। एकांत से भी मनुष्य एकांती जो एकांत में रहना चाहे, बैरागी। रिक्लूस का ऐसा मीनिंग है जो
जो व्यक्ति सिर्फ अपने से ही मतलब रखे, वो दूसरों में इंटरेस्टेड ना हो, उसको ही बोलते हैं रिक्लोज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच वन इज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ, यहाँ पे एक्टिव है, पैसिव बनाना है। नॉवेल्स इंटरेस्ट मी, मतलब जो उपन्यास होते हैं, नॉवेल होते हैं, वो मेरे अंदर दिलचस्पी जगाते हैं। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। मुझे नॉवेल्स में, उपन्यास में, कहानी में बहुत ही इंटरेस्ट पैदा होता है, दिलचस्पी पैदा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 27, द प्लूरल ऑफ ब्यूरो। ब्यूरो का क्या होता है? प्लूरल, इसका भी ब्यूरो होता है। यहाँ पे एक्स जो है ये साइलेंट है, ठीक है। इसका भी ब्यूरो है, यहाँ पे एक्स आखिर में लगाते हैं। और ब्यूरो माने क्या होता है? एजेंसी, सर्विस, ऑफिस, कंपनी। कोई भी ऐसा कंपनी, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे खास तरह का काम हो रहा हो, तो उसको ब्यूरो कहते हैं। जैसे न्यूज़ ब्यूरो, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो न्यूज़ के साथ होता है। न्यूज़ ब्यूरो, ए मैरिज ब्यूरो, ठीक है। कोई भी एजेंसी जो होती है, सर्विस कम जो दे रही है, कोई एजेंसी है, उसको ही ब्यूरो कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। स्पॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। वॉक फास्ट लेस्ट यू। अब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, तो सही जवाब है शुड, क्योंकि जब लेस्ट का इस्तेमाल होता है तो शुड ही आता है, तेज चलो वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। तो जब भी लेस्ट का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे आता है, शुड आता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, ए ल्यूनेटिक इज कन्फाइंड टू। ल्यूनेटिक माने होता है पागल। तो किसी पागल को कहाँ रखते हैं? जेल में रखते हैं, या होल मतलब किसी छेद में रखते हैं, मोनेस्ट्री यानी मठ में रखते हैं। असलम, असलम माने होता है पागल खाना, और शरण स्थल भी होता है इसका मीनिंग। परंतु यहाँ पे शरण स्थल मीनिंग नहीं है, यहाँ पे पागल खाना ही है। तो कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से मतलब स्थिर नहीं है, मानसिक रोगी है, तो उसको कहाँ रखते हैं? असलम में, यानी कि पागल खाने में। क्वेश्चन नंबर 30, द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी माने होता है आवश्यकता, ठीक है। तो इसका वर्ब फॉर्म बताना है। तो इसका सही जवाब है डी, नेसेसिटेट। इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को आवश्यक बना देना, इसको ही बोलते हैं नेसेसिटेट। ये इसका वर्ब फॉर्म है, बिल्कुल सही है। सी वाला नहीं है, सी वाला इस तरह का कुछ नहीं होता है। नेसेसरी माने होता है कि आवश्यकता, और नीड माने किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत है, ठीक है। नीड माने ज़रूरत है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट नेसेसिटेट UPTT सर्टिफिकेट पास टू ऑल शिक्षा मित्र टू बिकम ए गवर्नमेंट टीचर। इस तरह बना सकते हैं कि यूपी सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए क्या ये कर दिया है कि अगर टीचर बनना है तो UPTT तुम्हें पास होना चाहिए। इसको नेसेसिटेट कर दिया है, यानी कि इसको नेसेसरी बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये वीडियो पूरा हो गया है। और क्या कहते हैं, जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है PGT 2010 के, वो आने वाले वीडियो में हम बनाएंगे। और आप लोग के पास अगर TGT PGT के पुराने पेपर्स पड़े हैं तो तुम मुझको जो मेरी जीमेल ID है उस पर भेज दें, ठीक है। तो उसको भेज दीजिए, और आगे भी जो वीडियो आते रहेंगे। अब फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।